हेलो नमस्कार वनकम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और हम पढ़ रहे हैं क्लास 11th की फिजिक्स का लास्ट चैप्टर वेव्स। देखिए ये जो लेक्चर है ये पिछले ही लेक्चर का कंटिन्यूएशन है। मैं पहले ही आपको क्लियर कर दूं कि वो लेक्चर बीच में एंड हुआ है, पार्ट 1 करके मैंने वो लेक्चर आपको दिया है। ये है लेक्चर वो उसी का पार्ट 2, क्योंकि वो लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है इसलिए हमें उस लेक्चर को वहीं पर खत्म करना पड़ा और उसी लेक्चर को मैं यहां पर कंटिन्यू करने वाला हूं। ठीक है ना। यह है हमारी मैग्नेट ब्रेन्स की टीम जो लगातार मेहनत करती जा रही है और आपके लिए एज अ पिलर काम कर रही है, साइंस स्ट्रीम को संभाले हुए, है ना। और कोशिश कर रही है कि आपको अपने मिशन में क्या बनाए, कामयाब बनाए, क्योंकि आपकी कामयाबी में ही हमारी कामयाबी छुपी हुई है। तो चलिए भाई उसी लेक्चर को मैं कंटिन्यू करता हूं जो था हमारा स्टैंडिंग और स्टेशनरी वेव्स का। लास्ट लेक्चर में हमने ये बात करी कि हमारी जो वेव है, हमने एक वेव बनाई थी, मैंने हाथ में अपनी रस्सी पकड़ी थी, है ना, और उसका एक एंड मैंने दीवार से बांध दिया था, यानी कि फिक्स्ड बाउंड्री, यानी कि मैंने फिक्स्ड एंड यानी कि मैंने रिजिड बाउंड्री से अपनी रस्सी को बांध दिया था और यहां से एक वेव बनाकर छोड़ी थी। वेव जैसे ही आगे गई थी, वेव आगे गई, वेव जाकर टकराई और रिफ्लेक्ट होकर आई, उसने फेस चेंज किया। दोनों ही वेव एक ही रस्सी पर थी, दोनों ही वेव, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे चल के, दोनों ही वेव एक रस्सी पर थी। दोनों का क्या हुआ भैया, सुपर पोजिशन हुआ और एक नई वेव बनी जिसको हमने स्टैंडिंग वेव बोला और उसकी इक्वेशन निकाली। फिर हमने उसका ग्राफ प्लॉट किया और हमने ये जाना कि भाई पूरे पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनको नोड्स बोला गया, कुछ पार्टिकल्स ऐसे हैं जिनको एंटी नोड्स बोला गया। नोड्स की खासियत ये थी कि वो अपनी मीन पोजीशन पर ही थे हर टाइम पर, कभी भी वो अपनी मीन पोजीशन से हिल नहीं रहते। हमने डिफरेंट टाइम पर स्क्रीनशॉट्स लेकर देखा था, है ना। वैसे ही एंटी नोड्स भी ऐसे पॉइंट थे जिनकी जो इक्वेशन बनी थी वो सिर्फ और सिर्फ टाइम डिपेंडेंट थी, क्योंकि उनका एम्पलीट्यूड जो आने वाला था मैक्सिमम वो 2a था, याद हो अगर आपको तो, है ना। एंटी नोड्स उन सारे पार्टिकल्स में से वो पार्टिकल्स है कि जिनको अगर मैं एक स्पेशल कंडीशन बना कर दूं, या मैं बोलूं अगर मैं उनको मौका दूं तो वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अचीव करते हैं, जो था हमारा 2a का। ठीक है ना। अगर आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई हैं, लैम्डा की वैल्यूज अलग अलग थी, हमको ये भी पता करना था कि दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में क्या डिफरेंस है, दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, एक एंटी नोड और एक नोड के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। ठीक है ना। हमने क्योंकि वहां पर बात की है रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फिक्स्ड एंड की, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ रिजिड बाउंड्री की बात हमने की है, यहां पर हमको इस लेक्चर में रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ सॉफ्ट बाउंड्री देखना है, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ फ्री एंड देखना है। समझे मेरी बात। तो आज का लेक्चर, अभी का लेक्चर यही होने वाला है, कंटिन्यूअस लेक्चर है। ठीक है ना, वही लेक्चर का कंटिन्यूएशन है। अब आप देखिए यहां पर दो इंसान खड़े हैं, मैं शुभम भैया से पूछना चाहूंगा कि ये डायग्राम एकदम बढ़िया दिख रहा है क्या, ये जो एकदम सही है, रस्सी दिख रही है कि नहीं दिख रही है। चलिए तो यहां पर ये देखिए, ये इसने एक एंड पकड़ा है रस्सी का और इसने फिक्स किया हुआ है, दूसरे एंड को पकड़ लिया। ठीक है ना। जैसे ही ये वेव बना रहा है, आप देखिए वेव जा रही है और वेव नीचे से लौट रही है वापस। पल्स देखिएगा, ये पल्स गई आगे, ये नीचे से लौटी, है ना। पल्स जा रही है ऊपर से और नीचे से फेस चेंज करके लौट रही है, तो यहां पर फिक्स्ड एंड से रिफ्लेक्शन हो रहा है, जिसके बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा। ठीक है। स्टैंडिंग वेव में आपको दिखाता हूं, ये देखिए आपको स्टैंडिंग वेव दिख, हाँ बिल्कुल दिख रही होगी। क्या समझ में आ रहा है, एक एंड ये है, एक एंड ये है, दोनों ही एंड में हमने क्या हुआ, अपनी स्ट्रिंग को पकड़ा हुआ और वेव स्टार्ट करी। वेव लगातार बन रही है, जा रही है, टकरा के वापस आ रही है, जा रही है, टकरा के वापस आ रही है। हमको क्या दिख रहा है, हमको ये दिख रहा है कि पार्टिकल ऊपर जा रहे हैं, मीन पोजीशन पर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, मीन पोजीशन पर आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, मीन पोजीशन पर आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। ये क्या कहलाती है भाई, स्टैंडिंग वेव कहलाती है। इसी के बारे में हम इतनी देर से बात करते हुए आए हैं। हमने इसी चीज को अलग अलग टाइम पर देखा था। अभी जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ग्राफ दिखाए थे, t इज इक्वल टू 0 पे, t इज इक्वल टू 0 पे था, फिर t इज इक्वल टू t/4 पर था, फिर t इज इक्वल टू t/2 पर था, फिर t इज इक्वल टू 3t/4 पर था, फिर t इज इक्वल टू कैपिटल T पर था। इन सारे टाइम पर हमने स्क्रीनशॉट लिया था। वो टाइम किस चीज के थे, वो टाइम इसी चीज के थे। खच फोटोली t इज इक्वल टू 0, फिर खच फोटोली t इज इक्वल टू t/4 पर, है ना। तो t/4 पर जो पोजीशन बन रही है वेव की, हमने वहां पर ड्रॉ की थी, ग्राफ बनाया था, याद करो, 5 ग्राफ बने थे, है ना। तो एक्चुअल में वो इसी चीज के ग्राफ थे, अलग अलग टाइम पर। ठीक है, चलो भैया बहुत ही बढ़िया, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है भाई, नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम सॉफ्ट बाउंड्री यानी कि फ्री एंड। अब इस लेक्चर में बेसिकली हमें इसी चीज को डिस्कस करना है और ये चीज सेम वैसी है जैसे कि हमने अभी लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी है। हम जानते हैं, देखिए यहां पर एक कैसी बाउंड्री है भाई, ये कैसी बाउंड्री है, फ्री एंड है, फ्री एंड है यानी कि सॉफ्ट बाउंड्री है। यहां से वेव जा रही है, टकरा रही है, टकरा के क्या हो रहा है भैया, वापस आ जा रही है, उसके फेज में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि आपको क्या जाती हुई वेव यानी कि इंसिडेंट वेव की इक्वेशन पता है। हाँ सर पता है, a sin ओमेगा t माइनस kx। बहुत आसान। क्या आपको जो रिफ्लेक्ट होके आ रही है वेव उसकी इक्वेशन पता है। हाँ सर,
ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। क्यों सर, यहाँ माइनस क्यों नहीं लगा इस बार? क्योंकि फेज में कोई चेंज नहीं आया है, फेज वही का वही है, बस वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो गई है, तो हमने ओमेगा टी प्लस के एक्स कर दिया है। समझे कि नहीं समझे? हाँ। अब वही बात की जो स्टैंडिंग वेव बनेगी, जो स्टैंडिंग वेव बनेगी, अभी तो मैंने सिर्फ आपको एक वेव बताई है ना, अरे हाँ की ना, जब दोनों टकराएंगी उसके बाद जो सुपर इम्पोजिशन होगा उसके कारण हमारे पास एक नई वेव बनती है जिसको हम स्टैंडिंग वेव बोलते हैं, यानी कि होगा वाई आई प्लस वाई रिफ्लेक्टेड। हाँ कि ना? हाँ सर। करना क्या है, इन दोनों को जोड़ देना है, वही एनालिटिकल मेथड पूरा का पूरा अपनाना है। अपना लेंगे बाद में अपनाएंगे। हमने जो तरीका वहां किया था वही तरीका यहाँ कंटिन्यू करेंगे। क्या करने वाले हैं, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को लिखेंगे, डिफरेंट टाइम में देखेंगे बाकी सारी चीज। टी इज इक्वल टू 0 पे देखेंगे, फिर टी इज इक्वल टू t/4 पर देखेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर टी इज इक्वल टू 3t/4 पर स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर टी इज इक्वल टू टी पर, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पर हम क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेने वाले हैं और क्या निकालेंगे, वाई नेट की वैल्यू निकालेंगे। समझ गए? हाँ सर समझ गए। चलिए आइए फटाफटी करेंगे, फटाफटी आ जाओ। नेक्स्ट वही बात, टाइम जिस पर आप स्क्रीनशॉट लोगे, इंसिडेंट वेव ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, वापस रिफ्लेक्टेड वेव ए साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ओमेगा टी प्लस के एक्स, एंड यहाँ पर जो वाई नेट होगा वो आप कैसे निकालोगे, इन दोनों का वेक्टर सम करके, तो वाई आई प्लस वाई आर। ठीक है, चलिए आइए। तो मैं क्या कर रहा हूं, पहले t इज इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं। तो जब मैं t इज इक्वल टू 0 पुट करता हूं तो वाई आई की वैल्यू कितनी आती है, t 0 पुट किया, ये 0 हुआ, ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ ए साइन के एक्स हो जाएगा। करके देख लेना भाई, माइनस ए साइन के एक्स हो जाएगा। यहाँ पुट करोगे t 0 तो ये कितना हो जाएगा, वाई आर इज इक्वल टू ए साइन के एक्स, ए साइन के एक्स। ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों को जोड़ोगे तो वाई नेट कितना आ जाएगा, वाई नेट आ जाएगा आपका 0। बीच में लिख देता हूँ इसको, वाई नेट कितना आ जाएगा, 0। वाई नेट कितना आ जाएगा आपका, 0 आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया बात है। दूसरी चीज है, जब मैं t इज इक्वल टू क्या ले रहा हूँ, t/4 ले रहा हूँ, क्या करना है यहाँ, t की जगह t/4 पुट करना है, तो ये हो जाएगा ए साइन ओमेगा, इसको आप लिखोगे 2π/t इंटू t/4 माइनस के एक्स। यहाँ से 2 से 2 कटा, t से t कटा, 90 माइनस थीटा कितना होता है, 90 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। साइन तो पॉजिटिव होता है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। तो a कॉस के एक्स। सही कहा क्या मैंने? हाँ सर सही कहा, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई आर इज इक्वल्स टू, यहाँ पर भी आप वही पुट करो भाई, ए साइन ओमेगा की वैल्यू 2π/t, स्मॉल टी की वैल्यू कैपिटल T/4 प्लस के एक्स, है ना। 2 2 ज़ा 4, टी से टी कट गया तो π/2 प्लस थीटा, यानी कि 90 प्लस थीटा, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में भी साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ क्या वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा कॉस के एक्स। तो a टाइम्स ऑफ कॉस के एक्स। सही लिखा क्या? हाँ। दोनों को जोड़ोगे तो वाई नेट कितना आ जाएगा, वाई नेट आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a कॉस के एक्स, 2 टाइम्स ऑफ a कॉस के एक्स, 2 टाइम्स ऑफ a कॉस के एक्स। ठीक है, वापस t इज इक्वल टू क्या, 3t/4, वापस t इज इक्वल टू 3t/4। हाँ t/4 नहीं t/2 आएगा, ये पता नहीं क्यों मैं खा जाता हूँ हर बार। t इज इक्वल टू t/2 आ गया, तो वाई आई इज इक्वल टू, अब यहाँ चेक करते हैं, यहाँ मैं 2π/t रखूँगा, t/2 रखूँगा, t से t कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो पाई माइनस के एक्स आ जाएगा। पाई माइनस के एक्स यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन 180 माइनस के एक्स, यानी कि आप 180 माइनस के एक्स, यानी कि आप सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड नहीं सेकंड क्वाड्रेंट में आओगे, तो वहाँ पर साइन अपनी वैल्यू साइन अपना चेंज नहीं करेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन ही रहने वाला है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ए साइन के एक्स। अरे भैया साइन 180 माइनस के एक्स, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन ही रहने वाला है। ठीक है, तो साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा ही होता है, तो ए साइन के एक्स आ गया। ठीक है, वाई आर निकाले जरा, यहाँ पर क्या पुट करोगे, t/2 2π/t, t से t कटा, 2 से 2 कटा, तो पाई प्लस के एक्स आ जाएगा। पाई प्लस के एक्स यानी कि आप थर्ड क्वाड्रेंट में आए, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ए साइन के एक्स। तो यहाँ प्लस ए साइन के एक्स, यहाँ माइनस ए साइन के एक्स, तो यहाँ पर वाई नेट कितना आने वाला है, यहाँ वाई नेट आपका 0 आने वाला है।
ठीक है। सिमिलरली t इज इक्वल्स टू 3t/4, अब सही है मेरे हिसाब से, है ना, t/4, t/2, 3t/4। तो चलिए, तो वाई आई कितना आ जाएगा, यहाँ पर वाई आई निकाल लीजिएगा, ठीक है ना, वाई आई निकाल लीजिएगा कितना आ रहा है, यहाँ पर वाई आर निकाल लीजिएगा कितना आ रहा है, और जब आप इसका वाई नेट निकालोगे, जब आप इसका वाई नेट निकालोगे तो आएगा -2a cos kx के बराबर, किसके बराबर, -2a cos kx के बराबर। और जब आप वापस t इज इक्वल टू कैपिटल T रखोगे, आप यहाँ पर निकालेंगे इंसिडेंट वेव का y, और आप यहाँ निकालेंगे वाई आर। निकाल लेना, कुछ भी नहीं है भाई, इतना मैंने आपको बता दिया, वही चीज़ करनी है, रिपीट कुछ भी नहीं करना है। तो वाई नेट यहाँ वापस कितना आ जाएगा, वाई नेट यहाँ पर आने वाला है कितना, 0। तो अब डिफरेंट टाइम के लिए आपके पास y की वैल्यूज़ हैं, वाई नेट की वैल्यूज़ हैं, इसको आपको क्या करना है, याद करना है। तो मैं इसको ब्लैक स्क्रीन में लिखकर रख लेता हूँ ताकि आगे हमको ज़रूरत पड़े तो हम इसको यूज़ करते रहें। तो चलिए आइए लिखता हूँ मैं, t इज इक्वल्स टू 0, t इज इक्वल्स टू t/4, t इज इक्वल्स टू t/2, अभी मैं फिर से लिख देता 3t/4, 3t/4 एंड t इज इक्वल्स टू कैपिटल T, ठीक है ना। यहाँ वाई नेट की वैल्यू कितनी आई, यहाँ वाई नेट की वैल्यू आई 0, यहाँ वाई नेट की वैल्यू कितनी आई, -2a प्लस 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 2a cos kx, यहाँ पर वाई नेट की वैल्यू कितनी आई, 0, है ना, 0 2a kx, यहाँ पर वाई नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2 टाइम्स ऑफ a cos kx, और यहाँ पर वाई नेट की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर वाई नेट की वैल्यू आ गई है 0, ठीक है। चलिए, तो मैंने इसको लिख कर रख लिया ताकि अगर मैं इसको मिटाऊं तो आगे जाके हमको अगर जरूरत पड़े तो हम उस चीज को देख पाए पीछे वाली स्क्रीन पर। चलिए आगे बढ़े, अब क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है सर, अब क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, वही ग्राफ, वही तेजस्वी ग्राफ भैया, जिससे हमें डर लग रहा था, क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिल गई थी। अच्छा, नोड्स एंटी नोड्स कहाँ कहाँ होंगे, अब मैं यहाँ पर आपको मार्क करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि अब आपके पास इतना दिमाग है और आप इतने समझदार हो चुके हो कि बता दो कि भैया कौन से नोड्स हैं और कौन से एंटी नोड्स हैं। चलिए ठीक है, तो y वर्सेस x का ग्राफ बनने वाला है। चलिए, टाइम कौन कौन सा है, तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 है टाइम, यहाँ पर है टाइम t इज इक्वल टू t/4। ये टाइम यही वाला क्यों चूज किया हमने, यही गैप क्यों है टाइम में, क्योंकि एसएचएम में ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं, तो मैं यहाँ पर आपको दोबारा वो चीज़ नहीं बताने वाला, ठीक है। चलिए, तो स्मॉल t इज इक्वल टू 3t/4 एंड स्मॉल t इज इक्वल टू कैपिटल T, ठीक है। ये सारे टाइम पे हमने क्या लिए हैं, स्क्रीनशॉट्स लिए, क्या लिए हैं भैया, स्क्रीनशॉट्स लिए। ये याद रखना, डिफरेंट ग्राफ्स ऑफ स्टैंडिंग वेव है, ऑफ स्टैंडिंग वेव। अब ये स्टैंडिंग वेव कब बन रही है, जब हम रिफ्लेक्शन कहाँ से ले रहे हैं, सॉफ्ट बाउंड्री से ले रहे हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, आ जाओ। तो प्यार से देखो कि जब यहाँ पर t इज इक्वल टू 0 था तो y नेट क्या है, 0 है। तो एक्चुअल में आपका जो ग्राफ बन रहा है वो ये बन रहा है भाई, मोटे, अरे यार लाल पेन से बना देता हूँ मैं, है ना। ये देखिए, सारे पार्टिकल कहाँ हैं भैया, रेस्ट पर है, रेस्ट मतलब मेन पोजीशन पर है, सारे पार्टिकल मेन पोजीशन पर है, ठीक है। चलो, अब दूसरा देखते हैं, जब t इज इक्वल टू t/4 है, t इज इक्वल टू t/4 है, तो y नेट की वैल्यू है 2a cos x, मतलब cos का कर्व बनेगा, cos का कर्व ओरिजिन के या तो ऊपर से बनता है, स्टार्ट होता है तो ओरिजिन के नीचे से, या तो ओरिजिन के ऊपर से स्टार्ट होगा तो ओरिजिन के नीचे से। अब क्योंकि प्लस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है, तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर से, ठीक है। तो यहाँ से मैं ग्राफ बनाना चालू करता हूँ cos का, ठीक है, इस कलर से बनाऊंगा। चलिए, तो ये मैंने बनाया ग्राफ, ठीक है, बढ़िया है क्या, हाँ सर ठीक है, काम चलाऊ है, एक बार और ट्राई करके देखो, ठीक है, ओके, सही है, हाँ सर सही है, ठीक है। उसके बाद t इज इक्वल टू t/2 पर, t इज इक्वल टू t/2 पर y नेट 0, फिर वापस आप सीधी लाइन खींचो, भैया, ये मैंने सीधी लाइन खींच दी, ठीक है। उसके बाद t इज इक्वल टू 3t/4 पर -2a cos x, मतलब आपका cos का कर्व बनेगा, लेकिन अब नीचे से स्टार्ट होगा, है ना। तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट होगा, है ना। तो ये मैंने ये बनाया। एक सेकंड, मैं यहाँ से ज़रा लाइन खींच लूँ ताकि मेरे लिए आसानी हो जाए। कैसी आसानी सर, ये देखो, इस पार्टिकल पे ठीक है। अब
अब आप समझ ही गए होंगे कि नोड कौन है और एंटी नोड कौन है, ठीक है। चलिए अब मैं वापस ग्राफ बनाता हूँ। ग्राफ अच्छा बनना चाहिए, इसलिए इतनी मेहनत करता हूँ मैं। ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अब ये नीचे से स्टार्ट होगा, ये नीचे से स्टार्ट हुआ, ये 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 अरे यार सर यार, आई एम सॉरी फॉर दैट, थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन मैं ग्राफ अच्छा बनाना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे मौका दीजिए। हाँ आप सही है, ये परफेक्ट है, बढ़िया है ना। थोड़ी सी मैं मानता हूँ यहाँ एम्पलीट्यूड कम दिख रहा होगा आपको, लेकिन अब थोड़ा हाथ ही है यार, इंसान का हाथ है, थोड़ा तो ह्यूमन एरर हो सकता है। आगे अगर हम बनाएंगे ग्राफ तो वापस हमारा क्या हो जाएगा, टी इज इक्वल्स टू टी पर सीधी लाइन बन जाएगी। ये मैंने सीधी लाइन बना दी, ठीक है। चलिए अब पार्टिकल्स देखिए भाई, पार्टिकल्स देखिए, सटासट खटाखट फटाफट। देखो ये है हमारा एक तो नोड, एक है हमारा ये नोड, एक है हमारा ये नोड, और एक है हमारा ये नोड। दिख गया होगा आपको, ये नोड है भैया, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ठीक है। उसके बाद ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है, ये नोड है। जिद्दी, सारे जिद्दी वाले पार्टिकल मैंने आपको बता दिए, ठीक है। एंटी नोड बना दो फटाक से। सर पहले इसको मार्क तो कर दो, उसको पहले मार्क तो कर दो। ये सारे के सारे क्या हैं, नोड्स हैं, एन 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 एन, ठीक है। एन 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 एन, सारे के सारे नोड्स हैं भाई, ये नोड्स नोड्स नोड नोड, ये भी नोड 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 नोड, ये भी नोड 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 एंड नोड, ठीक है। अब एंटी नोड कहाँ दिख रहे हैं आपको, एंटी नोड कहाँ देखने को मिल रहा है, एक तो सर मुझे ये दिख रहा है, एक तो एंटी नोड मुझे ये दिख रहा है, तो उसको ब्लैक से कर देता हूँ मैं, फटाक से ब्लैक से कर देता हूँ। एक है एंटी नोड ये, एक एंटी नोड ये है भैया, एक एंटी नोड ये है, एक एंटी नोड ये है, एक एंटी नोड ये है, मतलब ये है एक एंटी नोड, एक एंटी नोड ये है, एक एंटी नोड ये है, एक एंटी नोड ये, ठीक है ना। यहाँ से भी क्या करता हूँ मैं, लाइन गिरा देता हूँ सटासट, लो भैया, ठीक है। तो आपको क्या मिल गया है, आपके एंटी नोड्स भी मिल गए, ये एंटी नोड्स, ठीक है। ये एंटी नोड्स, 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 और ये एंटी नोड, 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 ये एंटी नोड। वाह यार सर बहुत ही बढ़िया। अब इस डायग्राम से सब कुछ हमको क्लियर हो जाएगा। पिछली वाला डायग्राम तो कितना अच्छा हौच पौच, कितना सारा सब कुछ इन्फॉर्मेशन मैंने उसी ग्राफ में भर दी थी, इतनी ज़्यादा मैं इसमें नहीं भरूंगा, है ना। आपको सिर्फ एक छोटा सा नमूना दिखा के आगे बढ़ेंगे। ये एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, और क्या, एंटी नोड, 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 एंटी नोड। हे भगवान, समझ गए कि नहीं समझे भैया, ये सब क्या है, ये है एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। अब आप बोलोगे सर अगर आप यहीं पर लिख देते तो भी हम मान लेते ना, क्योंकि यही पार्टिकल तो ऊपर नीचे हो रहे हैं। हाँ बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन भाई कई बच्चों को नहीं समझ में आता, तो मैंने उनके लिए भी लिख दिया कि आप हर पोजीशन पर एंटी नोड देख सकते हो। कई लोग बोलते हैं कि एंटी नोड जो है उसका डिस्प्लेसमेंट हमेशा मैक्सिमम होता है। आप देख सकते हो एंटी नोड एक टाइम पर जीरो भी है, एंटी नोड एक टाइम पर जीरो भी है उसका डिस्प्लेसमेंट, एक टाइम पर एंटी नोड का डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम भी है। ये देखो मैक्सिमम है कि नहीं, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? हाँ सर समझ रहे। यही चीज़ मैंने अभी आपको पिछले लेक्चर में समझाई है कि एंटी नोड के लिए निकालने के लिए पार्टिकल फिक्स है, उस पार्टिकल के लिए साइन के एक्स की वैल्यू 1 होती ही होती है ना। बट वाई नेट उसका टी पर भी डिपेंड करता है, टी के साथ भी उसका वाई नेट चेंज होता रहता है, ठीक है ना। आप देखेंगे लास्ट लेक्चर तो आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर जरा फटाफट पोजीशंस देख लेते हैं यार, एक्स की वैल्यूज देख लेते हैं। यहाँ पर एक्स कितना है, दिस इज लैम्डा बाय लैम्डा बाय 4, है ना। लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4, 2 लैम्डा बाय 4, यानी कि ये है लैम्डा बाय 2, लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 3 लैम्डा बाय 4, 4 लैम्डा बाय 4 यानी कि लैम्डा, 5 लैम्डा बाय 4, 6 लैम्डा बाय 4,
एंड दिस इज 7 लैम्डा बाय 4, थोड़ा पास हो गया है, ठीक है, दिस इज 7 लैम्डा बाय 4, आगे जाके 8 लैम्डा बाय 4 भी आ जाएगा, ठीक है, हाँ कि ना? हाँ सर एकदम सही है, सही लिखा है कि नहीं लिखा मैंने, लैम्डा आगे जाके, ठीक है, चलिए परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो आप बोल सकते हो कि देखिए जो नोड आया, अब देखिए अब जो नोड आ रहा है वो लैम्डा बाय 4 पर आ रहा है। मैंने इससे पहले जो पिछले लेक्चर में आपको नोड दिखाया था वो लैम्डा बाय 2 पर आ रहा था, पहला जो नोड था वो लैम्डा बाय 2 पर आ रहा था। तो मैंने आपसे यही बोला था कि भैया नोड्स हमेशा लैम्डा बाय 2 पर हो, ये बोलना गलत है, क्योंकि अगर स्टेशनरी वेव बदलेगी तो हो सकता है नोड्स की पोजीशन बदल जाए, हो सकता है फिर वो लैम्डा बाय 2 पर ना आए। तो देखो अब लैम्डा बाय 4 पर आपको नोड देखने को मिल रहा है और एंटी नोड आपको लैम्डा इज इक्वल टू 0 पे ही देखने को मिल गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ये डिपेंड करता है कि इक्वेशन क्या है आपकी स्टेशनरी वेव की। हाँ, लेकिन मैंने आपको ये बोला था कि दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स और दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा लैम्डा बाय 2 ही रहने वाला है। अब मुझे बताओ कि अगर एक नोड ये है, एक नोड ये है, 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4 करोगे तो क्या डिफरेंस आने वाला है? क्या डिफरेंस आने वाला है? लैम्डा बाय 2 ही आने वाला है मेरे भाई, लैम्डा बाय 2 ही आने वाला है। तो देखो अगर मैं बोलूँ कि ये दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच का डिफरेंस कितना है, तो आप बोलोगे लैम्डा बाय 2 ही है। और अगर मैं आपको बोलूँ कि दो एंटी नोड्स, इसको भी नीचे, दो एंटी नोड्स के बीच का, कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच का डिफरेंस कितना है या डिस्टेंस कितना है, तो ये भी कितना है, लैम्डा बाय 2। 6 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा करके देखना, लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। नहीं आता यकीन? देख लो 6 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा कितना आएगा भाई, 6 लैम्डा माइनस 4 लैम्डा बाय 4 यानी कि 2 लैम्डा बाय 4, 2 से 2 कट गया, लैम्डा बाय 2 आया, है ना? तो ये आंख बंद करके इस चीज को याद कर लो भाई कि अगर दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स और दो कॉन्जिक्यूटिव एंटी नोड्स के बीच का डिफरेंस पूछे या डिस्टेंस पूछे तो वो हमेशा लैम्डा बाय 2 ही होने वाला है। यहाँ पर मैं लिखवा नहीं रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी उसके नोट्स में आपको पिछले लेक्चर में दे चुका हूँ। अच्छा, यहां पर कॉन्जिक्यूटिव नोड और एंटी नोड के बीच का डिफरेंस कितना है? कॉन्जिक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स के बीच का डिफरेंस कितना है? लैम्डा बाय 4 है क्या? हाँ, तो ये भी याद रखना कि अगर कॉन्जिक्यूटिव एंटी मतलब एंटी नोड और नोड जस्ट उसके बाद जो नोड है या नोड के जस्ट बाद जो एंटी नोड है उसके बीच का डिस्टेंस पूछे तो वो लैम्डा बाय 4 आता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं। पक्की बात 100%? हाँ सर 100% है। चलिए, तो हम यहां समझ चुके हैं कि हमारे जितने भी नोड्स आए हैं, यहां पर देखो अगर मैं नोड्स की बात करूं, अगर मैं नोड्स की बात करूं तो वो कहां कहां हैं? देखो लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4 के बाद कहां है? 3 लैम्डा बाय 4, उसके बाद कहां है? 5 लैम्डा बाय 4, ठीक है, उसके बाद कहां है? 7 लैम्डा बाय 4, ठीक है ना? अगर मैं एंटी नोड्स की बात करूं, एंटी नोड्स कहां कहां आ रहे हैं? पहले तो आ रहा है 0 पे, फिर एंटी नोड कहां आ रहा है? लैम्डा बाय 2 पे, फिर कहां आ रहा है? 3 लैम्डा बाय 2 पे, है ना? नहीं, लैम्डा बाय 2 पे आ रहा है, उसके बाद एंटी नोड आ रहा है लैम्डा पे, लैम्डा पे आ रहा है, उसके बाद कहाँ आ रहा है? उसके बाद आ रहा है 6 लैम्डा बाय 4 पे, यानी कि 3 लैम्डा बाय 2 पे आ रहा है। सही है कि नहीं? 2 3 6, 2 दूनी 4, 3 लैम्डा बाय 2 पे, सही है। तो यहाँ पर आप देख चुके हैं ग्राफिकल मेथड से आपने नोड्स की पोजीशन निकाल ली है और एंटी नोड्स की पोजीशन निकाल ली है इस पर्टिकुलर वेव के लिए। अब बात आती है कि कैसे आप एनालिटिकली यही चीज निकालो। क्या निकालो? एनालिटिकली आप कैसे ये चीज निकालो। तो चलो एनालिटिकली निकालते हैं। मैं इसको हटाऊं क्या भाई? हटा दूं? हाँ सर प्लीज हटा दो। चलिए, तो मैंने इसको हटा दिया है। आप यार ये रिजल्ट याद रखना, ये रिजल्ट याद रखना, ये रिजल्ट और वो रिजल्ट याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लियर? अब जरा एनालिटिकली देखें, आओ एनालिटिकली देखें, यहीं पर देखते हैं। चलिए, तो मैंने आपको बताया था कि जो इंसिडेंट वेव थी उसकी इक्वेशन थी a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स, और जो रिफ्लेक्टेड वेव थी उसकी इक्वेशन थी a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। ऐसी इक्वेशन क्यों आई है? क्योंकि हमने रिफ्लेक्शन कहाँ से माना है? सॉफ्ट बाउंड्री से माना है, ठीक है। तो अगर आपको वाई नेट निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो मैं जोड़ रहा हूँ a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स माइनस के एक्स प्लस a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स, a sin ओमेगा टी प्लस के एक्स। बात समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। क्या फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? आप क्या करो सर, a कॉमन बाहर निकाल लो, a मैंने बाहर निकाल लिया, अंदर क्या बचा? अंदर बचा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अरे रे, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझे। तो ये क्या फॉर्मूला बन रहा है? साइन ए प्लस साइन बी का बन रहा है। अगर मैं इसको a मान लूं,
इसको अगर मैं a मान लूँ और इसको b मान लूँ तो साइन a प्लस बी का बन रहा है। हाँ सर, साइन a प्लस बी का बन रहा है। तो हम जानते हैं कि साइन, कलर चेंज करूँ क्या फॉर्मूला लिखते टाइम, साइन a प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, साइन a प्लस साइन b का, सॉरी, साइन a प्लस साइन b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन a प्लस बी बाई टू, a प्लस बी बाई टू इंटू कॉस a माइनस बी बाई टू, a माइनस बी बाई टू। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे दिमाग में था, इसको यूज़ किया हमने। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी पढ़ ली थी ना बचपन में, ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी पढ़ ली थी, आपने नहीं पढ़ी होगी, है ये सब बचपन के पाप हैं। ये क्या है बचपन क्या सर, हम तो पढ़ ही रहे हैं सर, अभी तक तो हमको याद ही नहीं हुआ है। तो भाई ये पाप मत करो, पढ़ो, एक फॉर्मूला कॉपी बनाओ, वहां पर सारे फॉर्मूले लिखो मैथ्स के, भाई बहुत काम आएंगे। चलिए, तो यहां से मैंने a प्लस बी देखा, a प्लस बी अगर मैं करता हूं ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस के एक्स, तो माइनस के एक्स प्लस के एक्स गया, ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी होगा डिवाइड बाय 2, तो यानी कि ओमेगा टी बचेगा। तो यहां हम बोल सकते हैं वाई नेट इज इक्वल टू a, अंदर क्या बचेगा 2 टाइम्स ऑफ साइन ट्वाइस ऑफ ओमेगा टी, 2 कट गया तो कितना आया 2 साइन ओमेगा टी। ठीक है, यहाँ क्या आएगा a माइनस बी, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस के एक्स कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ माइनस के एक्स, नीचे 2 है, 2 से 2 कटा तो क्या बचेगा कॉज ऑफ माइनस के एक्स, कॉज ऑफ माइनस के एक्स। ठीक है, कॉज ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, कॉज ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस के एक्स आ जाएगा। समझे, बाहर निकाल लो। तो वाई नेट क्या आया, वाई नेट आया, थोड़ी सी स्पीड मैंने इसलिए पकड़ ली है क्योंकि हम यही चीज़ करके आए हैं भाई, है ना, 2a कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। अब ये क्या आ गई, ये क्या आ गई, ये आपकी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आ गई। लो, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन आ गई। तभी मैं वहां पर बोल रहा था कि चाहे माइनस हो चाहे प्लस हो, चाहे इधर cos x आ जाए, cos के x आ जाए, चाहे sin के x आ जाए, इधर cos ओमेगा टी आ जाए, चाहे sin ओमेगा टी आ जाए, स्टैंडिंग वेव ही बनने वाली है। क्या बनने वाली है, स्टैंडिंग वेव ही बनने वाली है। तो ये आ गई आपके पास इक्वेशन। अब क्या करने वाले हैं, कुछ नहीं, अब पता करो नोड्स की पोजीशन कहाँ है, एंटी नोड्स की पोजीशन कहाँ है, फटाफट पता करो भाई। ओहो, बहुत आसान। तो चलो मैं यहाँ पर ब्लैक स्क्रीन का यूज कर लेता हूँ, इसको क्लियर करता हूँ। आइए, नोड्स, हम बात करने वाली हैं नोड्स की पोजीशन की। आओ भाई, सटासट खटाखट। वाई नेट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a cos के एक्स साइन ओमेगा टी। अब आपको नोट्स चाहिए, नोट्स के लिए आप जानते हो कि वाई नेट की वैल्यू क्या होती है भैया, 0 होती है। वाई नेट की वैल्यू 0 होती है, मतलब आप कुछ भी वैल्यू रख लो, टी की कोई भी वैल्यू ले लो, हर टी की वैल्यू के लिए वाई नेट 0 आने वाला है। टी पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, आपको तो पार्टिकल से लेना देना है, एम्पलीट्यूड 0 करना है। तो हम जानते हैं कि ये चीज एम्पलीट्यूड कहलाएगी। दिस इज आर एम्पलीट्यूड, दिस इज आर एम्पलीट्यूड एंड दिस इज आर फेज। तो हमने बोला कि भाई वाई नेट 0 है, हर बार वाई नेट 0 यानी कि एम्पलीट्यूड 0 है, तो हमने एम्पलीट्यूड उठाकर 0 कर दिया। तो 2a cos के एक्स अगर हम इक्वल टू 0 करते हैं तो हम जानते हैं कि cos के एक्स इक्वल टू 0 होगा, cos के एक्स इक्वल टू 0 होगा, और के एक्स इसके बराबर होगा। cos 0 कब होता है, cos 0 होता है 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे, 3 पाई पे। नहीं सर, cos 0 होता है 0 पे, नहीं, cos 0 में 0 पर cos 0 0 होता है क्या, cos 0 1 होता है। साइन गया, साइन का टाइम गया, cos आ गया है। आई मेरी बात समझ में। तो यहां पर के एक्स किस पर 0 होगा, पाई बाय 2 पर, ठीक है, 3 पाई बाय 2 पर, 5 पाई बाय 2 पर, 7 पाई बाय 2 पर, है ना, एंड सो ऑन। आप जानते हो के की वैल्यू आप पुट कर सकते हो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड 7 पाई बाय 2। वैल्यू निकाल लें, अरे सर बिल्कुल निकाल लो। यहां से आपके पास x की वैल्यू निकल कर आएगी। x की वैल्यू कितनी आएगी, x इज इक्वल टू, ये कटा भैया, ये पाई से पाई कटा, कितना आ जाएगा लैम्डा बाय 4, x की वैल्यू आ गई लैम्डा बाय 4, ठीक है। फिर आ जाएगी 3 लैम्डा बाय 4, फिर आएगी 5 लैम्डा बाय 4, फिर आएगी 7 लैम्डा बाय 4। तो x की इन पोजीशन पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, नोड्स देखने को मिलेंगे। x की इन पोजीशन पर, x की इन पोजीशन पर आपको क्या देखने को मिलेंगे, नोड्स देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में। यही चीज आपने ग्राफ से भी पता लगाई थी क्या, यही चीज आपने ग्राफ से भी पता लगाई थी। हाँ सर, यही चीज हमने ग्राफ से भी पता लगाई थी। अब बात करते हैं एंटी नोड्स की। आओ भाई एंटी नोड्स भी निकाल लें, सटासट एंटी नोड्स की भी बात कर लें। एंटी
एंटी नोड्स वो पार्टिकल्स होते हैं जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अचीव कर सकते हैं, ये कभी भी नहीं कर पाएंगे, नोड्स को करना ही नहीं है। और इसके अलावा भी जो पार्टिकल्स है वो कभी भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक नहीं जा पाएंगे। कौन जा सकता है? सिर्फ और सिर्फ एंटी नोड्स ही जा सकते हैं। ठीक है भाई, एंटी नोड्स निकालते हैं। वाई नेट की इक्वेशन ट्वाइस ऑफ ए कॉस के एक्स साइन ओमेगा टी। अब भाई आपको एम्पलीट्यूड मैक्सिमम करना है, इसको आपको मैक्सिमाइज करना है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको कॉस के एक्स को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम करना पड़ेगा। कॉस के एक्स को क्या करना पड़ेगा? मैक्सिमम करना पड़ेगा। यार साइन की तो मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, हमको ही पता है ना। हमको एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम करना है तो कॉस के एक्स को हमको क्या मानना पड़ेगा? 1 मानना पड़ेगा। आई मेरी बात समझ में? कॉस के एक्स अगर 1 है तो के एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है? के एक्स की वैल्यू हो सकती है 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई एंड सो ऑन। प्लस माइनस 1 कर लो, प्लस माइनस 1। ठीक है, हाँ सर। तो यहां से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू आएगी 0, लैम्डा बाई 2, फिर उसके बाद क्या आएगा? लैम्डा आएगा, उसके बाद यहां से 3 लैम्डा बाई 2 और उसके बाद 2 लैम्डा। तो ये वो वैल्यूज है जहां पर आपको क्या मिलने वाली है? x की वो वैल्यूज है जहां पर आपको एंटी नोड्स मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें क्या करनी है? याद रखनी है। ये किसके लिए है भाई? एंटी नोड्स के लिए। और ये किसके लिए है? नोड्स के लिए। आपको पता है कि यहां पर एंटी नोड्स का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जा सकता है, कितना जा सकता है? एम्पलीट्यूड 2a जा सकता है। वाई नेट की जो मैक्सिमम वैल्यू है, वाई नेट की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी जा सकती है? 2a जा सकती है, हाँ कि ना? मतलब एंटी नोड्स वो पार्टिकल्स हैं भैया कि जिनको अगर मैं ये कंडीशन बना कर दूं तो वो कितना मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे? 2a ले लेंगे, है ना। तो एंटी नोड्स की जो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन बनेगी एक्चुअल में वो बननी चाहिए वाई नेट इज इक्वल्स टू कॉस के एक्स की वैल्यू तो आपने 1 कर दी, कॉस के एक्स की वैल्यू आपने 1 कर दी, तो यहाँ पर इक्वेशन हो जाएगी 2a साइन ओमेगा टी, 2a साइन ओमेगा टी। ठीक है, अरे हाँ कि ना? हाँ सर, एकदम ठीक है, पक्का। मतलब अगर आप t इज इक्वल्स टू 0 करोगे तो साइन 0 0 हो जाता है। t इज इक्वल्स टू अगर आप 0 पे देखना चाहोगे तो t इज इक्वल्स टू 0 पे आपको डिस्प्लेसमेंट क्या देखने को मिलेगा? 0 देखने को मिलेगा। तो आपने अभी ग्राफ देखा, t इज इक्वल्स टू 0 पे जो हमने ग्राफ बनाया था उसमें हर पार्टिकल कहाँ था? अपनी मीन पोजीशन पर था। और जब आप t इज इक्वल्स टू t/4 करोगे तो यहाँ पर साइन 90 आ जाएगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो आपको वाई नेट मैक्सिमम वैल्यू दे देगा 2a की। तो आप जब सेकंड ग्राफ देखोगे t इज इक्वल्स टू t/4 का, तो आपको वहां पर क्या दिखेगा? एंटी नोड अपनी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर जाता हुआ दिखेगा, जो कि कितना है? 2a है। समझ गए कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो ये पूरा खेल था यार, ये इतना ज्यादा हवा बना के रखते हैं लोग कि नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा। मैं मानता हूं कि थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा अलग है, थोड़ा दिमाग लगा के सोचना पड़ता है कि अच्छा ऐसा हो रहा था, अब ये हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन एक बार अगर आपने इसके पीछे का कंसेप्ट पकड़ लिया ना, तो आपको रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इक्वेशन देखो, बस इक्वेशन देखकर आप बता सकते हो कहां नोड्स बनेंगे, कहां एंटी नोड्स बनेंगे। कैसे बताना है बता चुका हूं मैं। ये देखो ये तरीका है। और ऐसा नहीं है, देखो कई लोग क्या करते हैं, आपको रिफ्लेक्शन थ्रू सॉलिड बाउंड्री, रिफ्लेक्शन फ्रॉम अ सॉलिड बाउंड्री का, जैसे आपको मैंने पिछले लेक्चर में पूरा बताया, उसके बाद ये वाला पार्ट पूरा होमवर्क बोल देते हैं कि यार ये कर लेना, ये कर लेना। लेकिन मैंने आपको खुद से दोबारा इसलिए करवाया है ताकि आपको ये चीजें प्रैक्टिस में चले जाएं और आप फटाफट आंसर निकाल पाओ, फटाफट वैल्यू निकाल पाओ कि कहां नोड्स आने वाले हैं, कहां एंटी नोड्स आने वाले हैं। ठीक है, क्लियर? हाँ सर क्लियर है। चलो तो इसको हटाऊं? हटा दीजिए सर। तो आप पहले इसको नोट डाउन करो यार, इसको कर लो, इसके बाद आप इसे कर लो। ठीक है, चलिए ये क्लियर किया मैंने और ये क्लियर किया मैंने। चलिए आगे बढ़े। ये चीज़ हम देख चुके हैं। यहाँ पर मैंने आपको इक्वेशन बनाना सिखा दिया है, ग्राफ बनाना सिखा दिया है। अब हमें ज़रा सी कंसेप्ट की बात करनी है। यहाँ पर मैं आपसे फेज़ की बात कर लूँगा, है ना, कि फेजेस क्या होते हैं स्टैंडिंग वेव में और ट्रैवलिंग वेव में। अच्छा, ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव में डिफरेंस क्या होता है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, काफ़ी अच्छे डिटेल में हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। तो हम सिर्फ यहाँ पर फेज की बात करेंगे, है ना। अच्छा, और भी थोड़ी थोड़ी चीज़ है। आप देखिए, मान लीजिए अगर मैं आपको एक इक्वेशन लिख कर दूँ, है ना, एक इक्वेशन आपके सामने लिखता हूँ कि वाई नेट इज इक्वल्स टू, या सीधे सीधे वाई अगर आपको लिखा हुआ मिले माइनस 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी, है ना। तो अब आप समझ गए हो कि ये किसकी इक्वेशन है भाई? ये किसकी इक्वेशन है? स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। अब आपके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है ना। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन का ये फॉर्मेट है। अच्छा, स्टैंडिंग वेव बेसिकली क्या होता है? स्टैंडिंग वेव बेसिकली सर और कुछ नहीं होता। स्टैंडिंग वेव बेसिकली SHM होता है और कुछ नहीं। क्या होता है? ये सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है। इसमें आपकी वेव क्या करती है भाई? पहले ऊपर जाती है वेव, ऐसे ऊपर जाएगी,
फिर उसके बाद मीन पोजीशन में आती है, फिर नीचे जाती है, फिर मीन पोजीशन में आती है, हाँ कि ना। मतलब एक टाइम पीरियड में आपको कम से कम अपने सारे पार्टिकल्स जो उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में होंगे, स्ट्रिंग में जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो एक टाइम पीरियड में आपको दो बार कहाँ दिखेंगे, कहाँ दिखेंगे, मीन पोजीशन पर दिखेंगे। सर सारे पार्टिकल मीन पोजीशन में दिखेंगे क्या? हाँ, सारे के सारे पार्टिकल्स आपको मीन पोजीशन में देखने को मिलेंगे। क्या ट्रैवलिंग वेव में ऐसा होता है? नहीं, ट्रैवलिंग वेव में ऐसा नहीं होता। ट्रैवलिंग वेव की जो इक्वेशन है, ध्यान से सुनो, ट्रैवलिंग वेव की जो इक्वेशन होती है वो होती है a sin ओमेगा टी माइनस के एक्स। अब आप ये देखो, इसमें ये चीज क्या है, दिस इज योर फेज, है ना। तो जैसे ही आप x की वैल्यू चेंज करोगे या टाइम की वैल्यू चेंज करोगे या दोनों की वैल्यू चेंज करोगे, जैसे ही आप x की वैल्यू चेंज करोगे, मान लो आपने पार्टिकल बदला, आपने x की वैल्यू बदली तो आपने पार्टिकल बदला, आपने पार्टिकल बदला तो फेज बदल गया, पार्टिकल बदला फेज बदल गया, फेज बदला तो y बदल गया, हाँ कि ना। तो यहां पर आप देख सकते हो कि हर पार्टिकल के साथ फेज चेंज होगा, है ना। आगे जाके इसके बारे में बात करूंगा, अभी आपको सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अच्छा, आप x की वैल्यू कुछ भी पुट कर दो, t की वैल्यू कुछ भी चेंज कर दो, बट हर पार्टिकल के पास एम्पलीट्यूड कितना आएगा, a आएगा। ये ट्रैवलिंग वेव की बात कर रहा हूं भाई मैं, ये क्या है, दिस इज योर ट्रैवलिंग वेव, दिस इज योर ट्रैवलिंग वेव। क्या कहा मैंने ये कहा कि यहां पर आप कोई भी x की वैल्यू चुन लो, यानी आपको कोई भी पार्टिकल चुन लो, उसको मौका दिया जाता है भाई कि उसका एम्पलीट्यूड कम से कम एक बार क्या हो, मैक्सिमम हो, कम से कम, है ना। मतलब उस स्ट्रिंग में जो पार्टिकल होंगे, हर पार्टिकल को मौका मिलेगा एक बार अपनी लाइफ में क्या करने का भैया, क्या करने का, एक बार नहीं ज्यादा बार भी हो सकता है, कहां आने का, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को अचीव करने का, यानी कि एम्पलीट्यूड ए को अचीव करने का। लेकिन अगर आप यहां पर स्टैंडिंग वेव की बात करोगे तो स्टैंडिंग वेव में ये पार्ट कहलाता है आपका क्या, एम्पलीट्यूड, है ना। ये आपका एम्पलीट्यूड कहलाता है, और एम्पलीट्यूड यहां पर खुद किस पे डिपेंडेंट है, एक्स पे डिपेंडेंट है। मतलब आपने x की वैल्यू चेंज करी तो उस x की वैल्यू के चेंज होने के साथ उससे रिलेटेड एम्पलीट्यूड भी चेंज हो जाएगा। मतलब हर पार्टिकल के लिए यहां पर एक एम्पलीट्यूड सेट कर दिया गया है कि भैया तुम इतना ही डिस्प्लेसमेंट ले सकते हो, उससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट तुम नहीं ले पाओगे। लेकिन ट्रैवलिंग वेव में बोल दिया गया है कि हर पार्टिकल को मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अचीव करने का हक है, तो वो क्या करेगा भैया, अपनी लाइफ में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को अचीव करके रहेगा, देखेगा एक बार, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ सर। अच्छा, और क्या, तो मैं ये बोल रहा था कि यहां पर ट्रैवलिंग वेव में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि किसी पर्टिकुलर टाइम पर स्ट्रिंग के सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पर हो। मैं वापस रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना। मैं बोल रहा हूं ट्रैवलिंग वेव में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर उस पर्टिकुलर वेव के सारे पार्टिकल, या मैं बोलूं उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के सारे पार्टिकल मीन पोजीशन पर हो किसी भी टाइम पर। लेकिन अगर आप स्टैंडिंग वेव की बात करोगे, वापस जाकर आप ग्राफ को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक टाइम पीरियड में कम से कम दो बार हमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि स्ट्रिंग के सारे पार्टिकल कहां आ गए हैं, मीन पोजीशन पर आ गए, हाँ कि ना। हाँ, तो ये चीज किस में होती है, सिर्फ और सिर्फ स्टैंडिंग वेव में होती है, ट्रैवलिंग वेव में कभी भी नहीं होती है, ठीक है। अच्छा, और क्या, अच्छा, वाई नेट की और कौन कौन सी इक्वेशन आप देख सकते हो जिसको आप बोलोगे कि भैया ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। मान लीजिए माइनस हटा दूं, यहां लिख दूं 2a cos kx sin ओमेगा टी, ये भी किसकी इक्वेशन है भाई, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। अगर मैं लिख दूं 2a cos kx cos ओमेगा टी, ये भी किसकी इक्वेशन है, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। अगर मैं लिख दूं माइनस 2a cos kx sin ओमेगा टी, ये किसकी इक्वेशन है, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। ये सारी की सारी किसकी इक्वेशन है, स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। अच्छा, और चीजें बता दूं मैं जरा आपको। अगर मैं ऐसा लिख दूं a sin kx प्लस पाई बाय 6 इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, चलो ऐसा ले लो, क्या ये स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है? आप बोलोगे नहीं सर, ये तो स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन नहीं है। स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन तो हमें ऐसी दिखनी चाहिए, पहली बात तो आगे 2 आना चाहिए, यहाँ 2 है ही नहीं। अरे भैया 2 से फर्क नहीं पड़ता है, 2 से फर्क नहीं पड़ता है, मेरी बात सुनो, ये चीज भी आप देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि भैया kx के आगे प्लस पाई बाय 6 लग गया। अरे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी भी ये चीज क्या बताएगी, एम्पलीट्यूड बताएगी। अभी भी ये चीज क्या बताएगी भाई, आपको एम्पलीट्यूड बताने वाली है, और ये चीज आपको क्या बताने वाली है, फेज बताने वाली है। चलिए वो बात तो ठीक है ना। मेन चीज आती है नोड्स और एंटी नोड्स पता करने के लिए, तो हम उसके लिए क्या करेंगे यार, अगर आपको नोड्स निकालने को बोलेगा, अगर नोड्स निकालने को बोलता है आपको, तो आपको क्या करना है, आपको एम्पलीट्यूड को
अरे आप इक्वेशन देखकर समझ जाओगे भाई एम्पलीट्यूड क्या है। जैसे अगर आप यहां देखो तो ये एम्पलीट्यूड है, साइन के एक्स प्लस पाई बाय 6 को आपको इक्वेट करना है। अगर आपको नोट्स पता करने हैं तो आपको उसको इक्वेट करना है किससे, 0 से, अगर नोट्स पता करने हैं तो। और अगर एंटी नोट्स पता करने हैं, एंटी नोट्स पता करने हैं, एंटी नोट्स पता करने हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको एम्पलीट्यूड को, एम्पलीट्यूड यानी कि इस वैल्यू को साइन के एक्स प्लस पाई बाय 6 को किससे इक्वेट करना पड़ेगा, 1 से इक्वेट करना पड़ेगा। किसको इक्वेट करना पड़ेगा, साइन के एक्स प्लस पाई बाय 6 को, ए को मत करना, साइन के एक्स प्लस पाई बाय 6 को इक्वेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके हाँ, तो हम यहां पर ये गणित समझ गए हैं भैया, ये खेल समझ गए हैं कि अगर नोट्स निकालना है तो ये करना है, एंटी नोट्स निकालना है तो ये करना है, ठीक है सर। अगर आप इस पर्टिकुलर स्टैंडिंग वेव की बात करो, ये भी स्टैंडिंग वेव की इक्वेशन है। इस स्टैंडिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड आएगा वो डिपेंड कर रहा है एक्स पे, दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा, हाँ सर दिख रहा है। अच्छा, ये जो स्टैंडिंग वेव बनी है ये किसी दो वेव से मिलकर बनी होगी, एक तो इंसिडेंट वेव, एक तो रिफ्लेक्टेड वेव, एक तो इंसिडेंट वेव, एक तो रिफ्लेक्टेड वेव। तो किसी दो वेव से मिलकर क्या बनी हुई है भैया, ये स्टैंडिंग वेव बनी है। अब आपको पता है कि जब स्टैंडिंग वेव बनती है तो जो दो वेव्स होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करनी चाहिए, हाँ, उनका एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर आप यहां पर ए दिख रहे हो, अगर आप यहां पर देख रहे हो कि यहां पर वैल्यू ए आ रही है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड स्टैंडिंग वेव का कितना हो सकता है, इस स्टैंडिंग वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है, ए ही तो हो सकता है, हाँ कि ना। तो अगर स्टैंडिंग वेव जो रिजल्टेंट वेव है आपकी, जो दो वेव के मिलने के कारण बनी है, उसका एम्पलीट्यूड अगर ए है तो जो दो वेव से मिलकर बनी है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, क्या बोला मैंने, ये स्टैंडिंग वेव किसी दो वेव से मिलकर बनी है, एक इंसिडेंट वेव और एक रिफ्लेक्टेड वेव। हाँ, अगर स्टैंडिंग वेव का एम्पलीट्यूड ए है, सर आप कैसे बोल सकते हो ए है, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 ही हो सकती है, तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना हो सकता है, ए हो सकता है, ठीक है। तो अगर स्टैंडिंग वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए हो रहा है तो मुझे बताओ कि वो जिन दो वेव से मिलकर बनी है उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, सर a/2 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपने ही सर हमें डेफिनेशन में बताया कि स्टैंडिंग वेव जब बनती है तो वो दो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करने वाली सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी के वेव के सुपरपोजिशन से बनती है। अच्छा हाँ 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 सर, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये जो स्टैंडिंग वेव बनी है ये जिन दो वेव से मिलकर बनी है उनका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा भाई, a/2 हो जाएगा और a/2 हो जाएगा, a/2 एंड a/2 हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। जब यहां पर आप देख रहे हो यहां पर कितना होगा मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a होगा, यहां पर स्टैंडिंग वेव का मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना होगा 2a होगा। तो यहां पर ये जो दो वेव से मिलकर स्टैंडिंग वेव बनी है उनका इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड कितना होगा, तो आप बोलोगे सर a होगा और a होगा। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए, ठीक है। तो यही सारे कंसेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूं। एंटी नोट्स निकालना आप समझ गए हो कि आपको अगर एंटी नोट निकालना है तो आपको क्या इक्वेट करना है, किससे इक्वेट करना है, नोट्स निकालना हो तो क्या इक्वेट करना है, किससे इक्वेट करना है, ठीक है, खत्म बात। अब एक चीज और है, क्या है वो एक चीज, दिमाग से तो निकल जाती है पढ़ाते पढ़ाते, इतनी सारी चीजें पढ़ानी होती है। हाँ, मैं आपसे ये बोल रहा था एम्पलीट्यूड आपको पता चल गया। अच्छा, जो स्टैंडिंग वेव आपकी बनी है वो जिन दो वेव से मिलकर बनी है, देखो ध्यान से सुनना, ये जो आपकी स्टैंडिंग वेव बनी इसका जो k है, इसका जो k है और इसका जो ओमेगा है, इसका जो k है और इसका जो ओमेगा है स्टैंडिंग वेव का, वो सेम होगा, सेम एज दैट ऑफ पेरेंट वेव। पेरेंट मतलब जिनसे बनी है वो पेरेंट वेव, इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड वेव। मतलब आपकी जो स्टैंडिंग वेव का लैम्डा है और स्टैंडिंग वेव की फ्रीक्वेंसी है, वही फ्रीक्वेंसी और वही वेवलेंथ किसकी होगी, आपकी इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव की। फिर से रिपीट करता हूं, मैं ये बोल रहा हूं कि आपकी जो स्टैंडिंग वेव की वेवलेंथ है और स्टैंडिंग वेव की जो फ्रीक्वेंसी है, वही वेवलेंथ और वही फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, आपकी इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव की, क्योंकि उसी से तो मिलकर बनी है हमारी ये स्टैंडिंग वेव, हाँ कि ना। अरे भैया मम्मी पापा के फीचर ही तो इसमें आएंगे, तो मम्मी पापा के जो फीचर हैं वो है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी, तो वही सेम होना चाहिए किसमें, बच्चे में भी। आई बात समझ में। तो स्टैंडिंग वेव का वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी सेम होगी किसकी, पेरेंट वेव के फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बराबर। ये बात समझ में आ गई है सबको कि नहीं आ गई है, हाँ सर समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए यहां पर हमने कंसेप्ट एकदम क्लियर कर दिया है, आगे बढ़ते हैं, काम की बात करते हैं। आइए, मैं आपसे ये बोल रहा था कि हमें एक इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करनी है जो कि है फेज। क्या, फेज।
ठीक है, क्या है वो, आइए समझते हैं। देखो, जब हम ट्रैवलिंग वेव की बात कर रहे थे, हमारी ट्रैवलिंग वेव की बात हम जब कर रहे थे, तो ट्रैवलिंग वेव कुछ ऐसी दिख रही थी, ठीक है। अरे पास वो आने लगे जरा जरा, नजर चुराने लगे जरा 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 जरा, ठीक है। हाँ सर ठीक है, ठीक है, ये हमारी ट्रैवलिंग वेव है भाई, पहले बता दूं, बाद में मत बोलना, ये हमारी ट्रैवलिंग वेव है, ठीक है ना। मैंने आपको क्या बताया कि जब ये ट्रैवल करेगी तो इसका जो हर पार्टिकल है, है ना, ये पार्टिकल पहले ऊपर जाएगा, फिर आगे वाला पार्टिकल ऊपर जाएगा, है ना। जब टाइम चेंज होगा तो हर पार्टिकल को मौका मिलेगा कि वो अपने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक पहुंचे। तो इसमें लगातार वेव आगे की तरफ बढ़ रही है, हो सकता है जो पार्टिकल अभी यहाँ है आगे जाके वो और कम हो जाए, आगे जाके और कम हो जाए, आगे जाके और कम हो जाए। तो यहाँ पर हर पार्टिकल के बीच में फेज डिफरेंस होने वाला है, ये कैसे बोल रहे हो आप सर? अरे समझो ना, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे जैसे पार्टिकल आगे ट्रैवल करता जा रहा है, मान लो हमने कोई पार्टिकल पकड़ लिया, चलो हमने किसी x डिस्टेंस पर जाकर ये पार्टिकल पकड़ लिया। ये पार्टिकल कहाँ है अभी, इसकी पोजीशन यहाँ है, यहाँ ये SHM करके पहुंच गया है, ठीक है। मैंने बोला कि भैया आपने पार्टिकल फिक्स कर दिया, मतलब आपने x की वैल्यू फिक्स कर दी, लेकिन टाइम तो बदल रहा है ना, अब आप जैसे जैसे टाइम बदलोगे ये पार्टिकल नीचे आता जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? हाँ सर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। अच्छा, नीचे आएगा ऊपर होगा, अगर आप पार्टिकल चेंज करो, x की वैल्यू चेंज करो, तो आगे की तरफ बढ़ते जाओगे आप, तो आप देखोगे पार्टिकल ऊपर नीचे भी हो रहा है और आगे की तरफ, पार्टिकल मतलब अपनी पोजीशन पर ऊपर नीचे हो रहा है और वेव आगे की तरफ ट्रैवल कर रही है, हाँ कि ना? हाँ सर बिल्कुल सही। तो यहां पर हर पार्टिकल को मौका मिल रहा है ए एम्पलीट्यूड अचीव करने का, ठीक है ना। मतलब मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आप x की वैल्यू चेंज करो या t की वैल्यू चेंज करो, फेज में चेंज आने ही वाला है, फेज में चेंज आएगा, हर पार्टिकल के बीच में फेज का डिफरेंस होगा, क्योंकि आप जैसे ही x की वैल्यू चेंज करोगे पार्टिकल चेंज हो जाएगा, जैसे ही आप x की वैल्यू चेंज करने लगोगे पार्टिकल चेंज होने लगेगा, x की वैल्यू चेंज करोगे पार्टिकल चेंज होगा तो फेज भी चेंज होगा। और अगर फेज चेंज हो रहा है तो मैं यही चीज तो आपको बता रहा हूं कि ट्रैवलिंग वेव में हर पार्टिकल के बीच में क्या होता है, फेज डिफरेंस होता है, ये बात याद रखना, है ना। पहला पॉइंट, इन ट्रैवलिंग वेव there exist phase difference between any two particles, है ना। सेम फेज में भी आगे के पार्टिकल्स हो सकते हैं, लेकिन मैं आगे पीछे वाले पार्टिकल की बात करूँ कि अगर हम आगे पीछे दो पार्टिकल को ले, मान लीजिए एक पार्टिकल ये है और एक पार्टिकल ये है, ठीक है ना, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये, ठीक है ना, पार्टिकल ए पार्टिकल बी। तो अगर पार्टिकल ए और पार्टिकल बी की बात करोगे जो कि जस्ट आगे पीछे है, तो भी इनके बीच में क्या होने वाला है, फेज डिफरेंस होने वाला है, क्योंकि आपने एक्स की वैल्यू चेंज कर दी, एक्स की वैल्यू चेंज होने से फेज में डिफरेंस आ गया है, ठीक है। ओके सर, क्या बता रहा था मैं, इन ट्रैवलिंग वेव देयर एग्जिस्ट फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स, ठीक है ना। और ये फेज डिफरेंस कहाँ के बीच में हो सकता है, 0 से 2 पाई के बीच में हो सकता है, ये 0 से 2 पाई के बीच में फेज डिफरेंस हो सकता है ट्रैवलिंग वेव में। अच्छा, अब बात करें जरा स्टैंडिंग वेव की। सर स्टैंडिंग वेव को छोड़ोगे नहीं आप, लगता है? क्यों छोड़ेंगे यार, हम क्यों छोड़े स्टैंडिंग वेव को? जब इतना ज़्यादा उसको पढ़ लिया है तो अच्छे से ही पढ़ लेना। वैसे देखा जाए तो स्टैंडिंग वेव बहुत 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 डिटेल टॉपिक है, काफ़ी बड़ा टॉपिक है ना। PhD होती है इसमें, रिसर्च होती है। चलिए, तो ये हमने बनाई अपनी एक स्टैंडिंग वेव, ठीक है ना, ये हमारी स्टैंडिंग वेव है। ये स्टैंडिंग वेव के पास कोई वेलोसिटी नहीं है भाई, है ना, ये आगे की तरफ नहीं जा रही, अपनी पोजीशन पर ऊपर नीचे हो रही है। क्या हो रही है? अपनी ही पोजीशन पर ऊपर नीचे हो रही है, दिखाने के लिए बनाया मैंने आपको, ठीक है। चलिए, तो मैं ये बोल रहा हूं आपसे कि जब ये ऊपर नीचे हो रही है तो हमने क्या देखा, हमने 5 ग्राफ बनाए थे, याद हो अगर आपको तो। पहले वे ऊपर नीचे होती है, पहले पार्टिकल ऊपर जाते हैं, फिर मीन पोजीशन पर आते हैं, याद होगा आपको, फिर मीन पोजीशन पर आते हैं, फिर क्या होता है, वेव ऐसी हो जाती है, देखो ऐसी हो जाती है, कुछ इस तरह की, देखो ये नीचे ऊपर
नीचे, ऊपर, कुछ इस तरीके की हो जाएगी वेव। और उसके बाद वापस कहाँ आ जाएगी, अपनी मेन पोजीशन पर आ जाएगी। याद करो ना, देखा था कि नहीं देखा था? हाँ सर देखा था, बिल्कुल देखा था। तो मैं यही चीज आपको बता रहा हूं कि पहले पार्टिकल क्या कर रहे हैं, पहले पार्टिकल बहुत एक्साइटेड है, वो बोल रहे हैं भैया ये वाला पार्टिकल ऊपर गया, ये वाला पार्टिकल मैक्सिमम, ये वाला थोड़ा कम, ये वाला थोड़ा कम, ठीक है ना। उसके बाद यही सारे पार्टिकल कहाँ आ गए, मेन पोजीशन पर आ गए। यही सारे पार्टिकल कहाँ आ गए, मेन पोजीशन में आ गए। उसके बाद यही सारे पार्टिकल कहाँ चले गए, उसके बाद यही सारे पार्टिकल नीचे की तरफ आ गए। देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? और उसके बाद यही सारे पार्टिकल कहाँ आ गए, वापस मेन पोजीशन में आ गए। मतलब ये चारों पार्टिकल, देखो ये 4 पार्टिकल है ना, ये चारों पार्टिकल एक साथ ऊपर जा रहे हैं, मेन पोजीशन में आ रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, मेन पोजीशन में आ रहे हैं। ऊपर गए, अरे देखो ना ऐसे कर लो, देखो ऐसे समझना कि ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जा रहा है, बाकी सारे जितना भाई जिसको जितना एम्पलीट्यूड अचीव्ड है उतना ही एम्पलीट्यूड तक वो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ एम्पलीट्यूड एक्स पे डिपेंडेंट है। अरे यार y इज इक्वल्स टू 2a साइन के एक्स, साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। अब आप देखो ना कि अगर आपने किसी x की वैल्यू पर एम्पलीट्यूड चेक किया तो इस x वाले पार्टिकल को इतना ही एम्पलीट्यूड अलॉटेड होगा, इस x वाले पार्टिकल को एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड अलॉटेड होगा कि भैया तुम इतना ही डिस्प्लेसमेंट लोगे, इससे ज्यादा तुम नहीं ले सकते। इस वाले पार्टिकल को अलॉटेड होगा कि भैया तुम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जाओगे, तुम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2a अचीव करोगे, तुम्हारे भाग्य में है ये, तुमको मिलेगा। आई मेरी बात समझ में? अरे हाँ कि ना? तो ये चारों पार्टिकल एक साथ मेन पोजीशन से ऊपर जाते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट अलग होगा, इसका मैक्सिमम होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, वो बात अलग है। लेकिन मेन पोजीशन से एक ही बार में ऊपर जा रहे हैं, हाँ, फिर मेन पोजीशन पर आ रहे हैं, फिर नीचे जा रहे हैं, फिर मेन पोजीशन में आ रहे हैं। तो मैं ये बोलूंगा कि आपने इसको क्या बोला था, नोड, ये नोड था, ये नोड था, ये नोड था, और ये भी नोड था, और आगे जाके ये भी नोड बनेगा ही, हाँ कि ना? तो मैं बोल रहा हूं कि दो नोड्स के बीच के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो एक ही फेज में है भाई, वो एक ही फेज में है, जबकि यहां पर ऐसा नहीं हो रहा था, ये अलग फेज में था, ये अलग फेज में था, क्योंकि x की वैल्यू अलग अलग थी। x की वैल्यू अलग अलग होने से फेज का डिफरेंस आ जा रहा था। यहां पर x की वैल्यू अलग अलग होने से एम्पलीट्यूड की वैल्यू चेंज हो रही है, फेज में कोई चेंज नहीं आ रहा है, हाँ कि ना? हाँ सर, ठीक है। तो मैं ये बोल रहा हूं यहां पर सारे पार्टिकल एक साथ ऊपर गए, मेन पोजीशन पर आए, नीचे गए, एक साथ ऊपर आए। तो इसका मतलब यह है कि दो कंसेक्यूटिव नोड्स के बीच में जितने भी पार्टिकल्स हैं, दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में जितने भी पार्टिकल्स हैं स्टैंडिंग वेव में, वो सेम फेज में होते हैं। इंपॉर्टेंट बात, दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में, मान लीजिए ये दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स हम ले लें, तो आप देखिए यहां पर पार्टिकल कहां है, एक पार्टिकल यहां, 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 यहां। अब ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ से सारे पार्टिकल कहां जाने की कोशिश करेंगे, अब वापस मेन पोजीशन पे, ये ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, है ना? तो जिस टाइम पर ये ऊपर से नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं, उसी टाइम पर ये पार्टिकल नीचे से ऊपर आने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब यहां के पार्टिकल और यहां के पार्टिकल क्या है, अपोजिट फेज में। इन दो नोड्स के बीच में जो पार्टिकल है वो सेम फेज में है, इन दो नोड्स के बीच में जो पार्टिकल है वो सेम फेज में है। लेकिन अगर आप एक पार्टिकल यहां से देखो और एक पार्टिकल यहां देखो तो आपको दोनों अपोजिट फेज में दिखाई देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? इतना अगर नहीं समझ में आया तो सिर्फ इतना याद रखो कि दो नोड्स के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स के बीच में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सेम फेज में होते हैं स्टैंडिंग वेव में। इतना याद रख लो, बस खत्म बात, ठीक है ना? बस यही इंपॉर्टेंट है, मुझे यही चीज आपको बतानी थी। चलिए, तो ये नोट है आपका क्या, द पार्टिकल्स बिटवीन टू consecutive nodes, the particles between two consecutive nodes are always in same phase, are always in same phase, है ना? स्टैंडिंग वेव की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? स्टैंडिंग वेव की, ठीक है? इन दोनों नोड्स के बीच में जो पार्टिकल है वो सेम फेज में है, इन दोनों नोड्स के बीच में जो पार्टिकल है वो सेम फेज में है। लेकिन अगर आप यहाँ ये वाला पार्टिकल और ये वाला पार्टिकल पूछोगे तो ये दोनों अपोजिट फेज में कहलाएंगे। ठीक है, सिंपल, बढ़िया, आराम से बात की है, सब कुछ समझ में आ गया है? हाँ सर, सब कुछ समझ में आ गया है। तो अब आपको क्या आना चाहिए भाई? अब आपको आना चाहिए एक तो नोड्स, एंटी नोड्स निकालना, पहले तो पहचानना, पहले तो आइडेंटिफाई करना कि ये स्टैंडिंग वेव है कि नहीं, आइडेंटिफाई करना कि स्टैंडिंग वेव है कि नहीं है। स्टैंडिंग वेव आइडेंटिफाई करने के बाद आपको ये पता करना है कि नोड्स कहाँ है, एंटी नोड्स कहाँ है, ठीक है ना? पूछा जा सकता है कि भैया इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव एंड
स्टैंडिंग वेव की जो इक्वेशंस आपने निकाली हैं उनकी बताओ वेवलेंथ क्या है, क्या इनकी वेवलेंथ और इनकी फ्रीक्वेंसी जो है वही वेवलेंथ वही फ्रीक्वेंसी क्या आपकी स्टैंडिंग वेव की होने वाली है क्या, ये भी पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, ठीक है ना। चौथी बात, फेज की बात आपसे की जा सकती है, तो फेज भी अब आपको समझ में आ गया है कि स्टैंडिंग वेव में क्या होता है और ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है। स्टैंडिंग वेव बेसिकली कोई वेव नहीं है, स्टैंडिंग वेव में पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, एसएचएम कर रहे हैं अपनी ही पोजीशन पर, एनर्जी का कोई ट्रांसफर नहीं हो रहा है, एनर्जी फंसी हुई है। आई बात समझ में? हाँ सर, चलो तो ये सारी चीजें अब हम पढ़ चुके हैं, अब हमें कोई गुमराह नहीं कर सकता, सब कुछ हमें पता है, ठीक है ना। क्वेश्चन लगाने हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, अभी स्टैंडिंग वेव और पढ़ना है, एक और लेक्चर आएगा, वहाँ पर हम न्यूमेरिकल करेंगे, यहाँ पर हम अभी क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बेस बना रहे हैं, ठीक है। ओके सर, चलिए तो इसी के साथ इस लेक्चर को करते हैं खत्म। आप देख सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी एक वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से, जहां पर आप पहुंचेंगे जैसे ही इस वेबसाइट पर, तो आपको उतनी ही खुशी होगी जितनी इस बच्चे को हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जितना भी कंटेंट आपको यूट्यूब पर हम प्रोवाइड कराते हैं सब कुछ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हमने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। मतलब आपको सिर्फ क्लिक करना है, क्लिक मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक लेक्चर लगे हुए हैं। अच्छा, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर देखना हो तो प्रीवियस लेक्चर भी हमने सेट करके रखा हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, और साथ ही साथ NTSC, ओलंपियाड और हिंदी मीडियम का भी सब कुछ कंटेंट हमने यहाँ पर आपको अवेलेबल कराया है। मान लीजिए आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं, आपने क्लास 11 पे क्लिक किया, क्लास 11 पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो क्लास 11 के जितने भी फैकल्टीज़ हैं सबके लेक्चर आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। अब आपका मन करता है कि चलो सत्यम सर का लेक्चर देखते हैं, तो आपने सत्यम सर के इस फोटो पर जैसे ही क्लिक करोगे तो मेरे सारे के सारे लेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये चैप्टर्स हैं, चैप्टर वाइज है, चैप्टर के अंदर जितने लेक्चर हैं वो यहाँ पर हमने प्रॉपरली अलाइन कर दिए हैं, एक के बाद आप देख सकते हो जाकर वेबसाइट पर, ठीक है। हमने हिंदी मीडियम चैनल भी लॉन्च कर दिया है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि आप बहुत दिनों से पूछ रहे थे कि सर हमें हिंदी मीडियम में पढ़ना है, हमें हिंदी मीडियम में पढ़ना है, हमें जो नोट्स आप बताते हो वो हमें नोट्स भी हिंदी मीडियम में चाहिए, तो हमने सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया है। आपको बस इतनी से मेहनत करनी है कि मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब पर जाना है और सर्च करना है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। अब ये हम आपके घर आके तो नहीं कर पाएंगे, नहीं तो हम ये भी आपके लिए कर देते, आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं देते, लेकिन इतना तो आपको थोड़ा सा हमारे लिए करना पड़ेगा। तो यूट्यूब पर जाइए, टाइप करिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को, ताकि आप किसी भी अपडेट को मिस ना करें। आई बात समझ में? मैग्नेट ब्रेन्स की आइडियोलॉजी ये है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देना चाहते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं है कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो, कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है। हम आपसे कभी भी नहीं बोलते हैं कि आप पहला चैप्टर पढ़ो फ्री में, दूसरा चैप्टर पढ़ो फ्री में, और तीसरे चैप्टर से ये कोड लगाओ तो 10% ऑफ मिलेगा, 30% ऑफ मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ यहाँ 100% ऑफ में, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ अवेलेबल है। ये बात तो हम छाती ठोक कर भी बोल सकते हैं कि आप कहीं भी यूट्यूब पर जाइए, अगर आपको हमारे कंटेंट क्वालिटी और हमारे वीडियो क्वालिटी से बेटर कहीं कुछ मिल जाए तो मतलब कुछ भी नाम आप मेरा रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम भी थोड़ा प्यार के, हम भी थोड़ा भूखे हैं, ऐसा नहीं, लालची हम भी है, लेकिन हमको लालच है प्यार का, है ना। क्योंकि आप हमें जितना प्यार देंगे उतना ही हम मोटिवेटेड फील करेंगे, उतना ही सपोर्ट हम फील करेंगे, और हम आपके लिए और भी नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे। तो आप वो प्यार हमें कैसे शो कर सकते हैं? हमारे वीडियोस को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा किसी भी क्लास का लेक्चर आप जब देखकर ख़त्म करते हैं तो प्लीज़ उस लेक्चर को शेयर ज़रूर करिए अपने दोस्तों में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फैकल्टीज़ को बताइए कि एक ऐसा ऑनलाइन चैनल है जो कम्प्लीटली फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। इससे हमारा मोटिवेशन हाई रहेगा और हम आपके लिए और भी नई नई चीज़ें लेकर आते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी मैसेज के साथ करता हूँ मैं इस लेक्चर को ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक सावधान रहें, सतर्क रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।